हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है, बिजनेस फाइनेंस की जो यूनिट है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर या इसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल लो, एफएमबी आपने सुना होगा बीकॉम में, तो वही बात है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो अपनी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 2, सोर्स ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग है। तो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन्ड और बोरोड, ऑन द बेसिस नोशन ऑफ सोर्स जनरेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये चार्ट हमने किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और आज हम करते हैं इससे आगे कंटिन्यू। हाँ जी, तो फर्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के बेसिस पे आप बोल सकते हो, द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज ए बिजनेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच मनी इज रिक्वायर्ड, कि पैसा की ज़रूरत आपको कब है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए। नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म होता है वो लेस देन 1 ईयर काउंट किया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म होता है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर होता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, मिड टर्म, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म। मिड टर्म 1 से 5 साल और मिड टर्म अबो 5 ईयर, और लॉन्ग टर्म अबो 5 ईयर। इस तरीके से आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉर्मली 2 करते हैं, लेकिन 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए। पहला वन, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए पीरियड मोर देन 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, यानी कि मोर देन 5 ईयर लॉन्ग टर्म में काउंट किया गया है। या फिर अदर फैक्टर डिपेंड कर सकते हैं कि कितने साल के लिए आपको चाहिए ये, ठीक है। तो लाइक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की नीड क्यों पड़ती है? सर फिक्स एसेट में हमें पैसा लगाना होता है। फिक्स एसेट के अंदर लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि फिक्स एसेट को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैंक से लोन तो ले लो 1 साल के लिए, और उसके लिए उसका 1 साल का जो पैसा है वो ऐसी जगह लगा दो जहाँ से 10 साल के बाद आपको रिफंड मिलेगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच परमानेंटली शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि लॉन्ग टर्म से पैसा किस किस के लिए लेंगे, एक तो फिक्स एसेट के लिए लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 लेंगे वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, टेम्परेरी और आपकी परमानेंट। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए हम जो पैसा लेंगे वो भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेंगे। तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस मींस आप इसको कैपिटल मार्केट में बोल सकते हो। कैपिटल मार्केट से पैसा उठाते हैं हम। तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेंड करते हैं, लाइक शेयर कैपिटल, ये इसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोल सकते हो आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस कैपिटल, और रिटेन अर्निंग को इंटरनल अक्रूवल बोलते हैं, ये याद रखना। डिवेंचर और बॉन्ड्स दोनों को मिलाकर डेब्ट बनता है। क्या बनता है? डेब्ट। डिवेंचर पे जो रेट होती है ना, रेट ये मेंशन होती है, लाइक 10% रेट दे दी, @ 10%। बॉन्ड्स पे रेट मेंशन नहीं होती, बस ये ध्यान रखना आपको। टर्म लोन का मतलब ही लॉन्ग टर्म लोन होता है, चाहे वो टर्म लोन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, गवर्नमेंट से लो, या फिर कमर्शियल बैंक से लो, ठीक है। वेंचर फंड का मतलब होता है कि आपके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो वेंचर फंड जो प्रोवाइड करती है कंपनी, वो आपके आइडिया के बेस पे पैसा लगाती है और बदले में आपसे ओनरशिप मांगती है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इसको एसेट सिक्योरिटाइजेशन को बोला जाता है इरेगुलर एसेट्स को, या फिर आप ऐसे एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर देखिए, इन लिक्विड लिख लो आप, इन लिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट करना लिक्विड एसेट्स में, लिक्विड एसेट्स में। ये काम किसका होता है? एसेट सिक्योरिटाइजेशन। पूरा का पूरा प्रोसेस ये हम करेंगे आगे, जब ये टॉपिक करेंगे डिटेल में। इसके अलावा आप इंटरनेशनल लेवल पर भी फंड लॉन्ग टर्म के लिए एक्वायर कर सकते हो, यूरो इशू करके, ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या फॉरेन करेंसी में लोन लेकर।
तो इस टाइप से क्या किया जा सकता है, इस टाइप से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की जा सकती है। नेक्स्ट वन अपना जी आगे मिड टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग, ये 1 से 5 साल होते हैं। नॉर्मली पीरियड 3 से 5 साल, यानी कि नॉर्मली 1 से ज़्यादा लिख सकता पीरियड 1 से लेके 5 साल तक का होता है इनका। 2 रीजन से मिड टर्म फाइनेंस किया जा सकता है। नंबर 1, वैन लॉन्ग टर्म, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए पैसा रेडी ना, मतलब कोई ये बोल दे कि नहीं सर हम 5 साल या 10 साल के लिए पैसा नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, 3 साल के लिए दे दो, हम 1 साल के से ज़्यादा दे दो। दूसरा, वैन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको राइट ऑफ करना हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करना हो, राइट ऑफ करना हो, तब भी हम मिड टर्म से पैसा लेते हैं। तो या तो लॉन्ग टर्म के सोर्स अवेलेबल ना हो या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पेमेंट करनी हो। अब आप बोलो सर डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो खर्चे विदिन 1 ईयर होने हैं, डेफर्ड का मतलब होता है डिले, मतलब हर साल तो होने हैं। लाइक एडवर्टाइजमेंट पे आपने 10 लाख रुपए लगा दिए और फिर आपने एनालाइज किया कि सर इसका बेनिफिट तो मुझे है ना हर साल 2 लाख के मतलब 5 साल तक मिलेगा, तो 5 साल तक का मिलेगा तो क्या करें, PNL से हर साल 2 लाख डेबिट कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, फर्स्ट ईयर तो लिखेंगे 8 लाख रुपए, कहाँ पर, मिसलेनियस में डाल देंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगले साल फिर 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख और फिर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 5वें साल इस टाइप से हम किया जा सकता है। तो कौन कौन से सोर्स है जी, प्रेफरेंस से पैसा ले लो, डेब्ट से पैसा ले लो, यानी कि डेब्ट इक्विटी सॉरी डेब्ट और डिवेंचर और बॉन्ड, मिड टर्म लोन ले लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से ले लो, कमर्शियल बैंक से। एक ये 2 और याद करने आपको, लीज फाइनेंसिंग मैंने बोला था ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होती है, किसके लिए होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है। और हायर परचेज जो है आपका, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होता है। दोनों में ही जो ये प्रॉपर्टी है रेंट पे ली जाती है। फिर आता है शॉर्ट टर्म सोर्स। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है क्या, लेस देन 1 ईयर इसका टाइम पीरियड होता है, मिड टर्म का 1 to 5 होता है और लॉन्ग टर्म का वो 5 ईयर होता है। शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टू अराइज टू द फाइनेंस फॉर द करंट एसेट। करंट एसेट के लिए आपको पैसा चाहिए। करंट एसेट का मतलब क्या होगा आपको, लाइक आपको इन्वेंट्री बाई करनी है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, सर शॉर्ट टर्म से बाई करना पड़ेगा। लाइक इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटर से पैसा, डेटर में पैसा आपका फंस गया है तो उस टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा चाहिए। मिनिमम कैश या बैंक बैलेंस मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आल्सो नेम एड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को कैपिटल बजटिंग फाइनेंस बोला जाता है। कैपिटल बजटिंग फाइनेंसिंग किसको बोला जाता है जी, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रेड क्रेडिट, मतलब उधार में माल खरीदना सप्लायर से, एक बिजनेस फर्म अपने सप्लायर से उधार में माल खरीदेगी वो ट्रेड क्रेडिट आएगा। शॉर्ट टर्म का लोन लेना, वर्किंग कैपिटल लोन कमर्शियल बैंकों से, यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, मिड टर्म के लिए देते हैं, सिर्फ कमर्शियल बैंक से। फिक्स डिपॉजिट फॉर ए पीरियड फॉर 1 ईयर या लेस, FD करवाना 1 साल से कम के लिए या 1 साल के लिए। एडवांस, कस्टमर से एडवांस रिसीव करना, क्रेडिटर से उधार खरीदना, कुछ भी क्रेडिटर से उधार पेमेंट लेना, रुपए भी ले सकते हैं आप। और फिर आता है पेबल्स, और तो आपको पता है कि बिल्स पेबल जो आपको बोलते हैं रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल एक वर्ड यूज करते, देखिए एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। एक तो वर्ड आता है जी अपने पास अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब होता है डेटर प्लस BR। और एक वर्ड आता है अपने पास अकाउंट पेबल, इसका मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस BP। ठीक है, तो यहाँ पर पेबल्स भी आ जाएगा। फिर आता है फैक्टरिंग सर्विस और बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट, फैक्टरिंग सर्विस का मतलब अलग कोई कंपनी था, जैसे मान लिया कंपनी A है, एक कंपनी B है, ठीक है, कंपनी मान लो इसको कस्टमर मान लो आप, या फिर डेटर मान लो अगर उधार करेंगे तो कंपनी का A लिमिटेड का, तो इसने उधार माल बेचा
और कंपनी ए क्या करती है, किसी अदर फैक्टरिंग सर्विस को, फैक्टर वर्ड यूज़ करते हैं, इसको बोल देती है कि भाई फैक्टर सर्विस लाइक एक तरह के आप ये भी कंपनियाँ ही होती हैं जो डेटर से पैसा कलेक्ट करती हैं। फैक्टर कंपनी ए को बोलता है कि आप चाहो कितना उधार बेच दो, इनसे पैसा कलेक्शन का काम हमारा है, लेकिन हमें कमीशन चाहिए। बोला कोई बात नहीं सर, दे देंगे। तो कंपनी ए सेल पर फोकस करती है और जो डेटर से पैसे कलेक्शन का टास्क है वो सारा का सारा किसी थर्ड पार्टी यानी कि फैक्टर को सौंप देती है। तो इसको बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विस। इसी तरह से अगर मैं बिल डिस्काउंटिंग की बात करूँ, बिल डिस्काउंटिंग में मान लें कोई कंपनी ए है, उसने कस्टमर बी को यानी कि डेटर बी को उधार माल बेच दिया सपोज करो 3 मंथ के लिए, लेकिन कंपनी ए को अभी पैसे की नीड पड़ गई, तो वो चली गई बैंक के पास और बैंक के पास क्या दिया, बिल दे दिया, क्योंकि बी को तो बिल तभी मिलेगा ना ओरिजिनल, तभी पेमेंट कर देगा 3 महीने। तो ए को क्या किया, ए पहले बी के पास गया, सर कि पैसे दे दो। ए बी ने बोला भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उधार क्यों खरीदता, 3 महीने बाद ही दे पाऊँगा, अभी तो मेरे पास नहीं है। तो ए उस बिल को लेके बैंक के पास चला गया और बैंक को बोला कि सर आप इसको डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट का मतलब होता है इसको भुनाना, यानी कि डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करवाना। कैश में क्या करवाना, कन्वर्ट इन दी कैश, कन्वर्ट इन दी कैश, कैश में कन्वर्ट करवाना बिल को, ठीक है, बिल को कन्वर्ट करवाना कैश में, ये कहलाता है बिल डिस्काउंट। तो जो ए के पास बिल था वो बैंक को दे दिया और बैंक ने बदले में पैसे दे दिए, और जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे बैंक चला जाएगा बी को और बी से पैसे ले लेगा सारा का सारा, अपना कमीशन काट लेगा। अगर बी पैसे नहीं देगा बैंक को तो बैंक ए से पैसे ले लेगा। तो ये शॉर्ट टर्म सोर्स है। आइए इसको एक चार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन आता है टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट, कि कब पेमेंट करनी पड़ेगी और किस पर्पज़ के लिए आप पैसा लेते हो। फर्स्ट वन आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसमें टाइम पीरियड 1 साल से कम के लिए पैसा लिया जाता है। पर्पज़ क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेज, रॉ मटेरियल के लिए पैसा लेना शॉर्ट टर्म से लेंगे सर, वेज पेमेंट के लिए, रेंट पेमेंट के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तो हम शॉर्ट टर्म से पैसा लेंगे। नंबर 2 आता है सर मिड टर्म। मिड टर्म के रिगार्डिंग क्या दिए गए हैं, 1 से 5 साल तक होता है ही, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन करवाना है, कोई पेंट वेंट करवाना है, हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो ये मिड टर्म के लिए अंदर आ जाता है। थर्ड वन आता है लॉन्ग टर्म, मोर देन 5 ईयर के लिए ये पैसा लिया जाता है किसी भी सोर्स से, लाइक लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, तो ये सारा का सारा आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो आप ये चार्ट कर लीजिएगा, जितना अभी किया तो इनफ हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट वन आता है फिर अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप एंड कंट्रोल, द सोर्स ऑफ फाइनेंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ओनरशिप में क्या होता है सर, 2 होते हैं, एक आप बोल सकते हो कि ओनर ओन्ड कैपिटल, एक होती है बोरोड कैपिटल जो उधार ली गई है। ओन्ड में क्या कहेगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, और जो कन्वर्टेबल डिवेंचर थे वो बोरोड के अंदर डिवेंचर आ जाएंगे सर, ठीक है, तो ये बोरोड के अंदर आता है। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट वन। These 2 पैरामीटर आर द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, 2 पैरामीटर चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो ब्रिंगिंग द कैपिटल इनटू 2 टाइप ऑफ कॉस्ट, कौन कौन से 2 पैरामीटर आइए। पहला, अगर हम डेब्ट से पैसा लेते हैं, बाहर वाले से देते तो इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम इक्विटी से पैसा लेते हैं ओनरशिप शेयर करनी पड़ेगी। ओनरशिप का मतलब अगर मान ली पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, अगर नए शेयर इश्यू कर दे तो नए ओनर आ जाएंगे, तो ओनरशिप शेयर करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, या फिर ये बोलते नहीं भाई हमें अपनी शेयर ओनरशिप शेयर नहीं करनी, आप एक काम करो बाहर से पैसा ले लो बोरोड से, तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो अपना शेयर डिलूट नहीं करना चाहते, कम नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं बोरोड बाहर से ही लेना चाहिए, जबकि अदर शेयर होल्डर बोलते नहीं भाई अब मेरा शेयर कम कर दूँगा लेकिन मैं ब्याज का रिस्क, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। या फिर सिंपल आप इतना याद रख लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आइटम में लिखते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। डेबिट साइड में जो भी खर्चा लिखा जाता है
वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बियर करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की थी ऑन्ड कैपिटल के बारे में। ऑन्ड कैपिटल का मतलब होता है ऑर्डिनरी कैपिटल या फिर इक्विटी कैपिटल बोला जा सकता है। ठीक है, और ये प्रमोटर, इट इज़ द सोर्स फ्रॉम प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी या फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशूइंग द न्यू शेयर। अब नए शेयर या तो प्रमोटर जो कंपनी को बनाते हैं उसको प्रमोटर बोलते हैं, तो उनको इशू कर सकते हैं, या फिर हम पब्लिक को इशू कर सकते हैं नए शेयर। प्रमोटर स्टार्ट द बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन दी रिक्वायर्ड मनी फॉर द सेटअप। प्रमोटर वो होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं खुद पैसा लगा के, और वही बाद में इसके ओनर बन जाते हैं। द फ्लोइंग आर द सोर्स ऑफ ओन कैपिटल। इक्विटी से पैसा ले सकते हो, प्रेफरेंस से पैसा ले सकते हो, रिटेन अर्निंग से पैसा ले सकते हो, क्योंकि रिटेन अर्निंग का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसका मतलब मान लिया किसी साल 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैनेजर ने बोला सर 80,000 रुपये बांट लो, 20,000 रुपये रख लो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, तो ऐसे कर करके पैसा इकट्ठा हो जाता है। वेंचर फंड या प्राइवेट इक्विटी के रिगार्डिंग, और कन्वर्टेबल डिवेंचर। याद रखना कन्वर्टेबल डिवेंचर आते हैं आपके ओन्ड कैपिटल में, और सिर्फ डिवेंचर हो तो वो आपके बोरोड में आते हैं। नेक्स्ट वन आता है फर्दर when the business grow and the internal accrual या retain earning like profit of the company is not enough to satisfy the finance। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, सिर्फ जो पैसा बचा के रखते हैं उससे बिजनेस नहीं चल सकता, तो उसके रिगार्डिंग प्रमोटर हैव ए चॉइस। प्रमोटर के पास चॉइस होती है, क्या कर सकते हैं, या तो ओनरशिप यानी कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये इशू करके ले, या फिर नॉन ओनरशिप कैपिटल यानी कि डिवेंचर वगैरह से पैसे ले लें। ठीक है, और ये डिसीजन जो होता है ये प्रमोटर को ही लेना पड़ता है। फिर भी कुछ डिस्कशन या एडवांटेज डिसएडवांटेज हम पढ़ देते हैं। एडवांटेज ऑफ इक्विटी कैपिटल के बारे में पढ़ देते हैं कि पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पहला, इट इज़ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल है, विच मीन्स इट स्टे परमानेंटली विद द बिजनेस। ये बिजनेस के अंदर हमेशा ही रहेगी, ऐसा नहीं कि वैसा वापस करना है। दूसरा, नो पेइंग ऑफ इंटरेस्ट टैक्स बर्डन या इंस्टॉलमेंट बाय बोरोड कैपिटल। अगर आप डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया तो उनको ब्याज भी देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ेगी। सो द रिस्क ऑफ बैंकरप्सी इज रिड्यूस। अगर आप इक्विटी से पैसा लेते हो तो किसी टाइप का कोई बैंक का लोन वगैरह पेमेंट करनी है ही नहीं, तो आपके ऊपर बैंकरप्सी यानी कि आप उसके दिवालिया होने के चांसेस नहीं होते हैं। बिजनेस इज इन फाइनेंशियल स्टेज प्रेफर द इक्विटी कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, पहला पॉइंट, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इक्विटी से किया जाता है। किससे किया जाता है? पहले खुद के पैसे लगाओ ना, बैंक वाला तो लोन बाद में देगा, पहले बैंक वाला पूछे भाई कितना है आपका पास पैसा, तभी लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट बनाता है आपका बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल या फिर डेब्ट कैपिटल बोल सकते हो आप इसको, या आउटसाइड सोर्स से जो पैसा कलेक्ट करते हैं उसको बोरोड कैपिटल या डेब्ट कैपिटल बोला जाता है। इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप पैसा ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकते हो, जनरल पब्लिक से पैसा ले सकते हो, इन केस ऑफ डिवेंचर के केस। ठीक है, यानी कि डिवेंचर इशू करके आप ऐसे बोल सकते हो। बोरोवर हैज़ ए चार्ज ऑन एसेट। मैंने बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहे, चार्ज ऑफ एसेट एक ही बात है। इसका मतलब होता है कि कंपनी इज विल टू पे द ब्रोवर बाय सेलिंग द एसेट इन केस ऑफ लिक्विडिटी। अगर कंपनी बंद हो रही है ना, तो एसेट को बेचकर इनका पैसा देना पड़ेगा जी। रेगुलर पेमेंट करनी पड़ेगी ब्याज की, और रीपेमेंट करनी पड़ेगी कैपिटल की, ये कंपलसरी है। तो इसकी क्या एडवांटेज हैं, यानी कि हमने पढ़ा ओन्ड कैपिटल क्या है इसकी एडवांटेज, वैसे ही बोरोड कैपिटल क्या है इसकी एडवांटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब कमी होना इन दी ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अगर आप बाहर से बैंक से लोन लेते हो, मान लीजिए कि 5 लोग हो आप, और बैंक से 7 मतलब 15 लोग, और बैंक से लोन लेते हो, तो फिर आपका ओनरशिप थोड़ी कमी हुई। हाँ, नए शेयर इशू करोगे तो 5 लोगों ने और खरीद, तब तो नए शेयर 20 हो जाएंगे, तो जो प्रॉफिट बचेगा 20 में बचेगा। तो पहली बात तो क्या है कि अगर आप डिवेंचर इशू करते हो, बोरोड से फंड पैसा लेते हो, तो आपकी ओनरशिप कम नहीं होती। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड कम होती है, कि जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कम देना पड़ता है एज पर डिविडेंड, और इनकम टैक्स में भी इसको छूट मिलती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। ठीक है, तो टैक्स की सेविंग हो जाती है आपकी।
नेक्स्ट वन आता है इट गिव द बिजनेस द बेनिफिट ऑफ लिवरेज। लिवरेज जहाँ पर आ गया इट मीन्स वहाँ पर डेब्ट का यूज किया गया है इक्विटी के साथ। तो इट गिव द बिजनेस द बेनिफिट ऑफ लिवरेज, यानी कि डेब्ट को बढ़ा भी सकते हो मन जब चाहे और घटा भी सकते हो। इसका बेनिफिट किसको मिलता है? फर्म को अल्टीमेटली मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट वन आता है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ जनरेशन। इंटरनल होता है एक और एक एक्सटर्नल होता है। सेम डिटो आपका ओन्ड और बोरोड की तरह ये भी। तो आइए पढ़ते हैं। द इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल इज वन विच द जनरली इंटरनली बाय द बिजनेस, की जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं उनके द्वारा जनरेट किया जाता है। जैसे रिटेन प्रॉफिट हो गया, सेल ऑफ एसेट हो गया, एसेट को बेचकर, या प्रॉफिट जो बचा वो, या रिडक्शन या कंट्रोलिंग दी वर्किंग कैपिटल को कम ज़्यादा करके किया जा सकता है। ठीक है, ये इंटरनल के अंदर आता है। तो सेम करैक्टरिस्टिक्स रखता है जैसे ओन्ड कैपिटल की होती है। मैंने पहले बताया था द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटरनल रिसोर्सिंग ऑफ कैपिटल इज दैट बिजनेस ग्रो इटसेल्फ। बिजनेस अपने आप ग्रो होता है क्योंकि बाहर से तो पैसा ले नहीं रहे। नो डिपेंड द आउटसाइडर पार्टी से भी डिपेंड नहीं है। तो बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी इसकी। और ये तो आपका हो जाएगा क्या एडवांटेज में। और डिसएडवांटेज की अगर बात करूँ, बोथ इक्विटी एंड डेब्ट आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, नाइदर ओनर डिल्यूटेड और नॉट डज नॉट फिक्स ऑब्लिगेशन या बैंकरप्सी राइट्स। ठीक है, यानी कि ये भी इसकी मेरिट, आप मेरिट में काउंट कीजिएगा इसको भी, कि ये सारे के सारे इसकी एडवांटेज दे रखी है। इसने बोला कि जो कमी है ना डेब्ट और इक्विटी के अंदर, उस कमी को दूर कर दिया गया है, क्योंकि ना तो ओनरशिप कम हो रही है ना फिक्स ऑब्लिगेशन। कब रिटेन अर्निंग की बात ये कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका, तो इंटरनल सोर्स का मतलब पैसे अंदर से ही लेने आपको, बाहर से नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स की। एक्सटर्नल सोर्स एंड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द कैपिटल जनरेशन फ्रॉम द आउटसाइड द बिजनेस, यानी कि बिजनेस से बाहर से आप खरीद रहे हो एक्सटर्नल सोर्स से। तो आगे ही डिसाइडिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड इज ए क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। वे कहाँ से एक्सटर्नल है तो बाहर से कहाँ से खरीदें हम, ये टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिया जाने वाला एक सबसे टिपिकल डिसीजन आप मान सकते हो। क्योंकि रॉन्ग सोर्स से अगर पैसा ले आए ना तो कंपनी बंद होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि रॉन्ग सोर्स ऑफ इंक्रीज कर देता है, कॉस्ट ऑफ फंड को बढ़ा देता है, और डायरेक्ट इम्पैक्ट बढ़ता है इसका उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पर या प्रॉफिटेबिलिटी पर। इम्प्रॉपर मैच ऑफ द टाइप ऑफ कैपिटल। इम्प्रॉपर मैच का मतलब क्या होता है, देखिए लाइक आपने शॉर्ट टर्म का पैसा तो लॉन्ग टर्म से ले लिया, लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म से ले लिया। ठीक है, गलत बात है। जबकि होना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पैसा लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा लेना, लॉन्ग टर्म से पैसा लेना चाहिए। तो अगर मिसमैच हुआ है, मिसमैच ऑफ द टाइप ऑफ कैपिटल विच बिजनेस रिक्वायर्ड मे गो अगेंस्ट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर आपको नीड है शॉर्ट टर्म पैसे के लिए, आप ले रहे हो लॉन्ग टर्म से, तो ये गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया इसका, देखिए फिक्स एसेट ड्राइव बेनिफिट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद में पैसा मिलेगा फिक्स एसेट से। अगर इसकी फाइनेंसिंग हम शॉर्ट टर्म से कर देंगे, फिक्स एसेट की फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म से कर दिया तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो क्योंकि कैश फ्लो मिसमैच आफ्टर द 1 ईयर, 1 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं शॉर्ट टर्म वाले में, 1 साल बाद में शॉर्ट टर्म का पैसा सारा वापस देना पड़ेगा। लेकिन फिर फिक्स एसेट के रिगार्डिंग कैसे काम करेंगे। द मैनेजर विल अगेन हैव टू लुक द फाइनेंशियल एंड पे द फी ऑफ राइजिंग कैपिटल, फिर से उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे थे। अब हम कुछ अलग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस दे रखे हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर एक्सप्लेन बिलो, नीचे दिए गए हैं। अब ये मिक्सअप में है, ठीक है ना। तो वैसे तो हमने कर ली चार्ट के अकॉर्डिंग, जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग तो सारा कर लिया। अब मिक्सअप में चलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है ट्रेड क्रेडिट रेफर टू क्रिएट द ग्रांट टू द मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो होते हैं ना, वो सप्लायर से उधार माल खरीदे, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। और जो नॉर्मली उधार खरीदा जाता है ये 1 महीने या 3 महीने तक खरीदा जाता है। ठीक है, तो गुड्स तो आपको तभी मिल जाता है डिलीवरी सेम टाइम पे, लेकिन उसको पेमेंट आपको बाद में करनी होती है। ठीक है, और दिस टाइप ऑफ क्रेडिट डज नॉट मेक द फंड अवेलेबल इन द कैश। हालांकि सप्लायर आपको नगद में नहीं देता बल्कि सामान के रूप में दे देता है।
ठीक है, आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं करती। ये वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जितना ज़्यादा इसका यूज़ हो सके उतना ज़्यादा इसका यूज़ करना चाहिए। उधार खरीदना बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट को। फिर आते हैं जी नेक्स्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट वन क्या था, बैंक क्रेडिट। क्या है, बैंक क्रेडिट, यानी कि बैंक से पैसा उधार लेना। तो कमर्शियल बैंक नॉर्मली जो आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस करते हैं, ठीक है, विच आर बैंक क्रेडिट, यानी कि बैंक से पैसा लेना बैंक क्रेडिट कहलाता है। बैंक क्रेडिट इज ए गारंटीड द ब्रोवर गेट द राइट टू ड्रॉ द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट व्हेन नीडेड। बैंक क्रेडिट एक गारंटी है बैंक द्वारा कि जब भी ड्रोवर यानी कि जब भी एक ओनर को पैसा चाहिए वो निकलवा के लेके सकता है बैंक से। तो वी लर्न दैट द लोन एंड एडवांस आर द गारंटीड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ सम सिक्योरिटी। लेकिन हम जानते हैं कि जो गारंटी देता है ना बैंक, कभी पैसा निकलवा लेना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सिक्योरिटी आपसे मांगता है, ठीक है। तो बैंक को जो इंश्योर करती है कि हाँ उसका जो पैसा है वो सिक्योर है, विच विल इंश्योर द बैंक फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ इट्स मनी। तो सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक, मेरे को 2 टाइप की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, एक मैन्युफैक्चरर को, ओनर को बैंक में। पहला आता है आपका पर्सनल सिक्योरिटी। इट मीन्स क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द ब्रोवर, कि जो ब्रोवर लोन चाहिए इसको उसकी क्रेडिट वर्थीनेस पे डिपेंड करता है। और ये जज किया जाता है उसकी पास्ट डीलिंग, यानी कि पुराना कस्टमर होगा ना बैंक का, तभी ये लोन सैंक्शन होता है, लाइक बिजनेसमैन की रिगार्डिंग कोई भी। फिर आता है सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स। क्या आता है सिक्योरिटी ऑफ द एसेट? व्हेन द बैंक आस्क फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स द फ्लोइंग आर जनरली एक्सेप्टेड एज। सिक्योरिटी कौन कौन सी जो एक्सेप्ट की जाती है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिगार्डिंग? पहला था मूवेबल गुड्स, लाइक जो एक मैन्युफैक्चरर के पास स्टॉक है ना रॉ मटेरियल के रूप में, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स है, उसको जमा करवा के बैंक से क्या किया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है। अगर मान लें कि वो मैन्युफैक्चरर पैसा जमा नहीं करेगा तो बैंक इस सिक्योर जो गुड्स होता है आपका, इन्वेंट्री होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड्स हो, उसको सेल आउट करके अपना पैसा ले सकता है, ठीक है। मूवेबल गुड्स रख सकता है सिक्योरिटी के रूप में। शेयर वगैरह, अगर किसी कंपनी ने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर बाय कर रखे हैं तो उनको एज ए सिक्योरिटी रखा जा सकता है। और अगर वही बात है, फिर अगर वो कंपनी पेमेंट नहीं करी तो बैंक उन शेयर होल्डर का ओनर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि बिल ऑफ लैंडिंग लगा लो या फिर रेलवे रिसिप्ट लगा लो। बिल ऑफ लैंडिंग लाइक जहाज़ से माल, पानी वाले जहाज़ से माल आ रहा है, ठीक है, या रेल से माल आ रहा है। गुड रिसिप्ट, यानी कि वेयर हाउस वगैरह से गुड्स की कोई रिसिप्ट है। वेयर हाउस वारंट है कोई। वेरियस डॉक्यूमेंट विच रिकॉग्नाइज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यानी कि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अल्टीमेट बात ये है कि जब आपका सामान जहाँ पर रखा है ना, लाइक वेयर हाउस है ये, या सामान आपका यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर सामान छोड़ के जाओगे तो कुछ तो रिसिप्ट आपको देगा काट के। वो रिसिप्ट आप क्या करते हो, बैंक में एज ए सिक्योरिटी जमा करवा देते हो, उसके बेस पे भी आपको लोन मिल जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब ओनरशिप लगा लो आप, ओनरशिप, ठीक है, क्योंकि जिसके हाथ में वो पर्ची होगी वही वो सामान लेके आएगा, तो वो पर्ची अगर बैंक को दे तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। टू सिक्योर क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, द बोरोवर मे डिपॉजिट एनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जो डिपॉजिट करवा दो और बैंक के नाम, और फिर आप उससे लोन ले लो। अगर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक उस गुड्स को बेचकर अपना लोन ले लेगा। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट आता अपना फिक्स डिपॉजिट। जो आपने एफडी करवा रखी है ना, एफडी करवा रखी है, उसकी रिसिप्ट भी अगर आप बैंक में जमा करवाते हैं एज ए सिक्योरिटी तो उसका भी 90% तक आपको लोन मिल जाएगा। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी रिसिप्ट होगी तो वो भी आप जमा करवा के लोन ले सकते हो। ज्वेलरी या प्रीशियस मेटल बैंक में एज ए सिक्योरिटी आप जमा करवाए हो और फिर आप कैश ले सकते हो। या फिर अदर सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग अगर हम बात करते तो अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा जमा करवा रखा है, या किसान विकास पत्र में पैसा जमा करवा रखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड में जमा करवा रखा है, तो आप उसको भी एज ए सिक्योरिटी बैंक में डिपॉजिट करवा के शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है फिर आपका बैंक क्रेडिट मे बी गारंटीड इन एनी ऑफ द फ्लोइंग वे। बैंक जो आपने गारंटी दे दी, अब आपको लोन मिलेगा। आपने क्या किया, गारंटी दे दी तो बैंक क्रेडिट मिलेगी। तो सबसे पहला था लोन एंड एडवांस। तो इसमें अलग अलग फीचर क्या है जब आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि आपको कुछ पैसा बैंक एडवांस में दे देगा और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देगा, यानी कि एडवांस में बैंक की तरफ से जो आपको पैसा मिलता है वही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक लोन कहलाता है। इसके लिए सेपरेट अकाउंट को लोन अकाउंट ओपन किया जाता है
और जो ब्रोवर होता है जिसका लोन अकाउंट ओपन किया है वो चाहे अब इस खाते में मान लीजिए बैंक ने 5 लाख रुपए डाल दिए, अब आप इस पैसे को चाहे निकालो चाहे ना निकालो, पूरी की पूरी जो अमाउंट है होल अमाउंट पर लोन की आपको ब्याज देना पड़ेगा पहले दिन से ही, ठीक है। और यूजुअली लोन आर ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एसेट, एसेट ऑफ सिक्योरिटी पे ये लोन दिया जाता है। तो याद रखने वाली बात क्या है, सर एक लोन अकाउंट खोला जाता है, पूरी अमाउंट पर ब्याज देना पड़ता है और सिक्योरिटी ऑफ एसेट गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर क्या दिया गया है, बैंक अलाउ द ब्रोवर टू विड्रॉ मनी अप टू स्पेसिफिक लिमिट तक पैसा निकाला जा सकता है। तो इस लिमिट को ही कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। और जो ये लिमिट दी जाती है सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स एंड स्टॉक या प्रोमिसरी नोट या मार्केटेबल सिक्योरिटी के बेस पे दी जाती है, कोई फिक्स सिक्योरिटी के बेस पे नहीं दी जाती। यानी कि कैश क्रेडिट मार्केटेबल सिक्योरिटी जब आप गिरवी रखते हो तो उसके बेस पर ये दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह। ब्रोवर कैन विड्रॉ एंड रीपे, जितना मर्जी करे पैसा निकलवा लो, जो लिमिट है वापस पे कर दो या दोबारा से निकलवा लो। तो जब तक सेंसक जो आपकी सेंसेक्शन लिमिट जो दे रखी है, सेक्शन लिमिट सॉरी, और उस तक आप निकाल सकते हो कितना पैसा आपको सैंक्शन किया गया है। तो इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली द अमाउंट ऑफ विड्रॉवल, जितना पैसा आपने एक्चुअल में निकाला है सिर्फ उस पर ब्याज लगेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं लगेगा, जबकि लोन एंड एडवांस में पूरे अमाउंट पर ब्याज लगता था। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग। ये फैसिलिटी जो दी जाती हैं वो बिजनेसमैन को दी जाती है। किसको दी जाती हैं, बिजनेसमैन सॉरी बिजनेसमैन को दी जाती है, ठीक है। चलो इस कंडीशन के अंदर क्या दिया गया, व्हेन ए बैंक अलो इट्स डिपॉजिटर या अकाउंट होल्डर कि आप पैसा निकाल सकते हो अपने करंट डिपॉजिट इन करंट। बिजनेसमैन का क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसका करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता। हम जैसे नॉर्मल कस्टमर का सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन बिजनेसमैन का क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। और जो ये फैसिलिटी दी जाती है इसको ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर एक बिजनेसमैन के खाते में मान लिया कि अकाउंट में 0 बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट की लिमिट मान ली 10 लाख तक की लिमिट है, 10 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस तक निकलवा सकता है वो। और जितना पैसा निकलवाएगा उतने पर ही ब्याज देना पड़ेगा, पूरी अमाउंट पे नहीं देना पड़ेगा। और ये पर्सनल सिक्योरिटी के बेस पर लोन दिया जाता है, यानी कि बिजनेसमैन की क्रेडिट वर्थिनेस प्योरली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी या क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द ब्रोवर या बिजनेस के, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज लेस देन द रेट ऑफ कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट से कम इस पर रेट चार्ज की जाती है। यानी कि लोन पे सबसे ज़्यादा रेट, कैश क्रेडिट पे उससे कम, और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट से उससे कम चार्ज की जाती है। और ये बिल डिस्काउंटिंग वाला ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही बात है कि बैंक एडवांस में पैसा दे देता है बिल डिस्काउंट करने के लिए। बिल डिस्काउंटिंग मतलब कैश में, बिल को कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए। जब कोई भी आप बोल सकते हो कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति बैंक के सामने बिल को प्रेजेंट करता है उसकी कैशमेंट से पहले के रिगार्डिंग, तो बैंक उस पर कुछ कमीशन काट कर, डिस्काउंट काट कर सारा पैसा आपको दे देता। मान ली 10,000 रुपये का बिल था, ए ने बी से 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन 3 महीने बाद ए को अभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो बैंक के पास गया, बैंक ने बोला कि 9,000 दे देंगे, ठीक है। 3 महीने बाद बैंक बी से ले लेगा, अगर बी नहीं देगा तो ए से ले लेगा। ये पहले प्रोसीजर मैं बता भी चुका हूँ। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड, ये जो टाइम पीरियड होता है उसके अगर 3 महीने का ब्याज ले लेता है। और मेच्योरिटी ऑफ बिल पेमेंट मिल जाएगा बैंक ड्रॉई से, ड्रॉई का मतलब यहाँ पर बी हो गया, ठीक है, इससे पैसा लिया जा सकता है। फिर आता है जी नेक्स्ट वन अपना फैक्टरिंग के रिगार्डिंग। फैक्टरिंग इज ए मेथड ऑफ राइजिंग फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑफ द बिजनेस इन विच बिजनेस कैन बी टेक एडवांस मनी फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ राइज फ्रॉम द डेटर, ठीक है। तो ये कि डेटर से क्या किया जाता है, अगेंस्ट द अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द डेटर। यानी कि मैंने वही बात की, जैसे ए है, एक बी है और एक आपका क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है। तो बी क्या है, डेटर है ए का, तो ये सारी वसूली जो है डेटर से कौन करेगा, फैक्टर करेगा। और ए इसको कुछ कमीशन दे देगा और फैक्टर रिसीव करके डेटर से पैसा ए को दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप किया जा सकता है। नेक्स्ट वन अपने पास आता है तो फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना डेटर से पैसा कलेक्ट करने के लिए, कलेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट डेटर से, वो सारी की सारी आप किसी थर्ड पार्टी को दे देते हो, थर्ड पार्टी को फैक्टर बोलते हैं। तो बिजनेस एडवांस में पैसा मिल जाता है ड्यू डेट का वेट किए बिना, तो एफर्ट बच जाते हैं, उसके बदले कमीशन दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन आता है जी कस्टमर एडवांस।
कस्टमर एडवांस के रिगार्डिंग क्या होता है, जब मैंने बताया था कि अगर कोई बड़ी कंपनियां हैं, खासकर मान लो कि थार कंपनी है महिंद्रा वाली, उन्होंने अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करते हो, एडवांस मांग लेते हैं। तो रेप्यूटेड कंपनियां ही एडवांस मांगती है, तो उस पैसे का भी यूज़ एज ए शॉर्ट टर्म क्रेडिट किया जा सकता है कि एडवांस पेमेंट दे दो। जनरली आस्क व्हेन द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर इज क्वाइट लार्ज या गुड्स ऑर्डरली इज वेरी कॉस्टली। एक तो मैंने बताया वो। दूसरा, जो मान ले कि आपने किसी को, कस्टमर ने, ठीक है, कंपनी को ऑर्डर दिया है। अब ये जो कंपनी जो सामान बना रही है वो इतना बड़ा बना रही है, कोई अंत नहीं है। लाइक आपको मान ले कि सपोज करो आपने एक स्कूल का ठेका ले लिया स्कूल बनाने का, तो कुछ तो एडवांस लेगा ना ठेकेदार, तो उस टाइप से ये बात कर रहे हैं। तो कस्टमर एडवांस रिप्रेजेंट द पेमेंट ऑफ द टुवर्ड द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जितना का प्रोडक्ट बेचेगा उसके प्राइस का कुछ ले लेता है और बाकी पैसा बाद में मिलता है। और कस्टमर एडवांस पेमेंट करने के लिए जनरली एग्री हो जाता है, क्योंकि वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल मिलती नहीं और जो दे रहा है वो एडवांस में दे रहा है, या फिर अर्जेंट में कोई नीड हो तब भी एडवांस में हो सकता है। तो फर्म मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ कस्टमर एडवांस। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल की जा सकती है। या फिर आता है इसके बाद लोन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी लोन लिया जा सकता है, यानी कि गांव में आपने देखा हो कोई साहूकार है या जिसकी ज़मीन वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ से भी लोग लोन ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो बिजनेसमैन ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू मनी फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि मनी लेंडर बोल लो, जिसको इंडिजिनियस बैंकर बोलते हैं। फ्रेंड से, रिलेटिव से, इनसे पैसा लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म और अर्जेंट नीड को ये बियर करते हैं। ये पर्सनल सिक्योरिटी पे भी लोन दे सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कोई चीज़ टेंजिबल गिरवी रख के जाओ तब भी दे सकते हैं, या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी लोन दे सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब कोई भी, बस सिर्फ नाम काफ़ी है। पर्सनल प्रॉपर्टी घर के कागजात रखना है, टेंजिबल एसेट के रिगार्डिंग। अनऑर्गेनाइज सेक्टर द्वारा हाई रेट चार्ज किया जाता है और नॉर्मली बिजनेस में इसको अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, और जो बाकी बच गया जो हम करेंगे कल। ठीक है, आज इतना ही करते हैं इस टॉपिक में। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कल हमारा जो टॉपिक रहने वाला लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो आज हमने किया शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।